गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लेसन नंबर 4 करने वाले हैं उसका नाम है नरेंद्र के जीवन से। तो नरेंद्र जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी को ही नरेंद्र कहते थे उनके बचपन में। तो ये चैप्टर जो है, ये लेसन जो है वो उनके बारे में है। उनके बचपन के बारे में इस लेसन के में बताया गया है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते हुए देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए। ये निशाने भी बिल्कुल सटीक लगे। तो एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जो थे वो अमेरिका में घूमने गए, भ्रमण करने गए, मीन्स घूमने गए। तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ लड़के जो हैं वो पुल के पास खड़े और नदी में कुछ अंडे के छिलके गिरे हुए जिन पर वो निशाना लगा रहे हैं और किसी का भी निशाना जो है वो सही नहीं लग रहा। तो जब उन्होंने तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे बंदूक पकड़ ली और खुद निशाना लगाया और उन्होंने पहले एक जो निशाना लगाया वो बिल्कुल सही लगा। उसके बाद उन्होंने एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने, पूरे 12 निशाने लगाए और सभी के सब ठीक लगे। सटीक मीन्स बिल्कुल सही जगह पर लगे। यह देख लड़के दंग रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने निशाने की पीछे करूंगा ना दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। लक्ष्य पर होना चाहिए तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। तो इस पैरा में लेखक ने बताया है कि जो लड़के थे वो ये सब देखकर, जब उन्होंने बिल्कुल निशाना सही लगाया तो जो लड़के ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए और उन्होंने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपने एकदम सही निशाना कैसे लगाया? तो उन्होंने बताया, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव मीन्स जो संभव ना हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो, जो संभव ना हो सके। और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें पूरा दिमाग उसी की तरफ, हमें पूरा उसी की ओर कंसंट्रेट करना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। अगर हम कोई निशाना लगा रहे हैं तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ निशाने की तरफ होना चाहिए। और यदि हम कोई लेसन पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं तो हमारा उसी पर ध्यान होना चाहिए। अगर हम वो पाठ भी पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, हमें कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी। लड़कों को यह सीख देने वाले जो स्वामी थे उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। जैसे मैंने बताया कि नरेंद्र जो था वो स्वामी जी के बचपन का नाम था। नरेंद्र बचपन में से ही बहुत होनहार मीन्स बहुत ही कुशल कह सकते हो या बहुत ही होशियार बालक थे, टैलेंटेड जिसको हम कहते हैं। तो उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियां सुनाकर नरेंद्र के में उच्च संस्कार भरती रहती थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। तो नरेंद्र जो थे वो बचपन में ही बड़े टैलेंटेड थे। और उनकी माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त जो कलकत्ता में एक वकील थे, जो कलकत्ता में किसी उच्च न्यायालय में वकील थे। और जो उनकी माता थी वो उन्हें कथा कहानियां सुनाती थी, पुराने जैसे रामायण या महाभारत की कहानियां सुनाकर उनमें अच्छे संस्कार देती थी। और उनके जो पिता वकील थे उनकी वजह से उनमें कुशाग्र मीन्स तेज बुद्धि, जो बुद्धिमान थे वो किस लिए? क्योंकि उनके पिता से ये विरासत में मिला था और माता ने उन्हें धार्मिक विचार उन्हें विरासत में दिए थे। जो हमें विरासत का मीनिंग है, जो हमें अपने विरासत का मतलब है जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिलता है। तो उन्हें जो नरेंद्र थे उनको कुशाग्र बुद्धि मीन्स तेज बुद्धि जो थी वो अपने पिताजी से मिली और धार्मिक विचार जो थे वो अपनी माताजी से मिले थे। जब वे 6 वर्ष के थे उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा
जब वह 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उनके पिता घर पर भी पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ाने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे जब वह 6 वर्ष के थे उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उनके पिता घर पर ही भी पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ाने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शरीर से स्वस्थ और सुंदर, कुश्ती तथा तैराकी आदि खेलों में प्रवीण, संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब न था। जब वे कहानी सुनाना शुरू करते तब उनके सहपाठी सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नरेंद्र जब 6 वर्ष के थे तो उन्हें स्कूल में जैसे स्कूल में एडमिशन दिलवा दी गई और उनके पिता भी उन्हें घर पर भी पढ़ाते थे। तो बाद में उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया और सारे पूरे स्कूल में सिर्फ एक नरेंद्र ही थे जो प्रथम श्रेणी मीन्स फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने परीक्षा जो थी एग्जाम में वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए। शरीर से स्वस्थ में तंदुरुस्त थे और सुंदर, उनकी शक्ल सूरत जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। और वे कुश्ती करने, तैराकी आदि खेलों में प्रवीण मीन्स कुशल थे, पूरे परफेक्ट थे उसमें खेलने में। क्या खेलते? कुश्ती खेलते थे, कुश्ती करते थे और तैराकी भी जो स्विमिंग थी उसमें वो पूरे कुशल थे। संगीत से भी उन्हें प्रेम था, वे संगीत का भी उन्हें लगाव था। और कहानी सुनाने में तो उनका मतलब कि कहानी सुनाते थे कि ऐसा कोई भी नहीं सुना सकता था। और जब भी वे कहानी सुनाते और उनके सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले, उनके जो साथ में बच्चे पढ़ते थे वे सब उसकी कहानी सुनने में इतने मग्न हो जाते कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने और सुनने में इतने मगन हुए कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही न चला। कक्षा में बोलने की आवाज सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहां बातें कौन कर रहा है? सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए। अपनी पहले से की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर न दे सका। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे छात्र बातचीत में मग्न थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया, लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, सर मैं भी तो कहानी सुना रहा था। शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर सचकित रह गए और सभी को क्षमा कर दिया। तो एक दिन की बात है, उन्हें कहानी सुनाने का बहुत शौक था। तो वो बच्चे जब बच्चों को कहानी सुना रहे थे तो उन्हें इतनी मग्न होकर सुनाने लगे, इतनी लीन होकर सुनाने लगे कि शिक्षक जो टीचर थे वो कब आकर उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया किसी को भी पता ही नहीं चला। और वो आपस में कहानी सुनने और सुनाने में बिजी थे, नरेंद्र और उनके साथी। तो जब अध्यापक ने देखा कि बोलने की आवाज आ रही, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आ रही है। तो सभी और दूसरे छात्र जो बैठे थे, जो स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने नरेंद्र की ओर इशारा किया और उनके मित्रों की तरफ इशारा किया कि देखो सर ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो शिक्षक क्रोधित मीन्स गुस्से होकर एक से प्रश्न पाठ से संबंधित और उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने उस पार्ट से रिलेटेड जो थे वो क्वेश्चन पूछने लगे। तो किसी ने भी आंसर का कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सिर्फ नरेंद्र ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि नरेंद्र ने जो इस लेसन की तैयारी, उन्होंने पाठ पहले से पढ़ा हुआ था और तो उनको पाठ के बारे में पता था, तो उन्होंने सारे जवाब दे दिए। तो शिक्षक को लगा कि जो अध्यापक थे उनको लगा कि नरेंद्र तो सुन रहा था लेसन ध्यान से, तभी उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन जो उसके मित्र थे उन्होंने ध्यान से लेसन को नहीं सुना और वे ही बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें सजा दे दी गई। लेकिन बाद में नरेंद्र खुद भी खड़े हो गए बेंच पर और तब अध्यापक ने पूछा कि तुम तो बैठ जाओ, तुम्हें सजा नहीं मिली है। लेकिन उन्हें कहा कि सर ये मेरी वजह से ही, मैं ही कहानी सुना रहा था, मेरी वजह से ही इनका ध्यान लेसन में नहीं था, मेरी कहानी सुनने में था, इसीलिए इनको ये अकेले ही जो है वो जिम्मेवार नहीं है, मैं भी इनके साथ उतना ही
गलत हूँ। मैंने भी, क्योंकि मैं भी कहानी सुना रहा था, ये सुन रहे थे, तो हम भी सभी आपस में बातें कर रहे थे। तो अगर इनको दंड मिलता है तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। तो जब अध्यापक ने देखा कि वो इतनी सच्चाई से उन्होंने अपनी गलती मान ली और सच्चाई देखकर, तो उन्होंने, जो अध्यापक थे, वे बड़े ही हैरान हुए और उन्होंने सभी को क्षमा कर दिया, सभी को माफ कर दिया। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते, अगले दिन उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य होता। वे सोचते कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? तो इसमें हमें बताया गया है कि जो नरेंद्र थे, जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें किताबें पढ़ने का, तो हमें इस पैराग्राफ में बताया कि जो नरेंद्र थे, जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वे अपने लाइब्रेरी से, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ा करते थे और अगले दिन एक दिन के लिए जाते और दूसरे दिन वे पुस्तक लाकर वो लाइब्रेरी में वापस कर देते। तो ये देखकर कोई बच्चा एक दिन में कैसे पुस्तक पूरी पढ़ सकता है, इस बात का लाइब्रेरियन को, जो पुस्तकालय के अधिकारी में जो लाइब्रेरियन थे, उनको बड़ी हैरानी होती कि एक ही दिन में कोई कैसे पुस्तक पढ़ सकता है। ये बच्चा पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग मतलब सिर्फ नाटक करता है कि सिर्फ दिखाने के लिए ले जाता है और पढ़ता नहीं है, वैसे ही अगले दिन लाकर मुझे वापस कर देता है। तो उन्होंने एक दिन नरेंद्र से पूछ ही लिया कि बताओ भाई, क्या तुम पढ़ते भी हो या फिर तुम मुझे बिना पढ़े ही सारी पुस्तकें लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली गई पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन लगाकर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे नरेंद्र। तो नरेंद्र ने उनसे पूछा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूं, तो आप जो है वो किसी भी पुस्तक को खोलकर उसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आंसर दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं पुस्तक पढ़ता भी हूं या नहीं। अधिकारी ने तो उन्होंने क्या किया, जो लाइब्रेरियन था, उन्होंने एक बुक खोली और पेज खोलकर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। लेकिन उन्होंने देखा कि नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो सही दिए। तो अधिकारी ने ऐसा कहा, तो लाइब्रेरियन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है कि एक बच्चा एक ही दिन में सारी किताब ले जाए, पढ़ ले और उसे सारा कुछ याद भी हो जाए? तो नरेंद्र ने उत्तर दिया कि सिर्फ अभ्यास मीन्स हमें प्रैक्टिस करने से और कंसंट्रेट करने से, एकाग्रता मीन्स एकदम ध्यान सिर्फ उसी की ओर लगाकर हम कंसंट्रेट करके जो है वो अपनी किसी भी मुश्किल को या ऐसा हम अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो वो पुस्तक हमें, लेसन जो है वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि प्रैक्टिस करने से और कंसंट्रेट करने से। ऐसी प्रखर मीन्स ऐसी तेज बुद्धि के बुद्धिमान थे, जो बुद्धि के मालिक थे स्वामी जी। बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया और वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों को विशेष रूप से युवाओं को जगाने के लिए सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। तो जब 24 साल के थे स्वामी जी, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने जो था वो सारा घर संसार छोड़ दिया और धार्मिक ग्रंथों का, कि जो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है या और भी हैं, गुरु ग्रंथ साहब हैं, तो उन सब का उन्होंने अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया।
तो देश और लेकिन उन्हें अपने देश से और देशवासियों से भी बहुत प्यार था और उन्होंने अपने देश को संगठित मीन्स एकता में बांधकर एकजुट होकर शक्तिशाली बनने का कि हम एकजुट अगर होकर रहेंगे तभी हम जो है शक्तिशाली बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने संदेश दिया। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में जब वे अमेरिका में के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया, तो उन्होंने उसमें शून्य के बारे में, जीरो के बारे में इतना कुछ बताया लोगों को, जीरो के बारे में, कि लोग बड़े ही आश्चर्य हुए कि कोई सिर्फ जीरो के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति का लोहा, मतलब उन्होंने भारतीय जो हमारी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति के बारे में लोगों को बताया और उनसे अपने पूरे विश्व लोहा, संपूर्ण विश्व को मनवाया। ये लोहा मनवाना मतलब कि लोगों को आश्चर्य में डाल दिया और लोगों से अपनी बात उन्होंने जाहिर कर दिया और लोगों को ये बता दिया, लोगों के सामने लोगों के सामने उन्होंने अपनी बात मनवा ली कि जो हमारी संस्कृति है, भारत है, वो सिर्फ शून्य के मतलब लोहा मनवाने का मतलब है अपनी बात को मनवाना। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताया और मनवाया कि जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे उत्तम है, और शून्य के बारे में, जीरो के बारे में बताया लोगों को, तो लोग बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता मीन्स अनपढ़ता को, अशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया, और जो लोग अंधविश्वास में अंधा विश्वास लोग जो हैं वो पुराने रीति रिवाजों या कर्म कांडों को जो मानते हैं, अंधविश्वास करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की। और शिकागो से लौटकर उन्होंने अपने देशवासियों पर, और विशेष रूप से मेरे देशवासियों को और जो युवा पीढ़ी थी उनको जगाने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए ये कहा कि उठो मीन्स अपने अज्ञानता को छोड़ो, जागो और आगे बढ़ो, और अपने शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मीन्स जो भी हमने अपना एम जो है वो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम प्राप्त किए बिना हमें रुकना नहीं चाहिए, उसको पाए बिना हमें रुकना नहीं चाहिए। तो इस लेसन में जो लेखक हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि हम जो हैं यदि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए और एक ही चीज पर कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट मीन्स एकाग्र होकर एक ही चीज पर हमें जो है वो अपना ध्यान उसी की ओर तरफ खींचना चाहिए, इधर उधर की बातों में नहीं लगाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।